अपनी स्टूडेंट लाइफ से आपकी वाबस्तगी है सियासी शख्सियात के साथ और जमात के साथ? सियासत जो है वो गदली हो गई है। आज आप 10 लाख का जलसा कर लें, किसी हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ट्विटर पे ट्रेंड बना दें। हमने जलसा करना होता था ना, मैं आपको ऑन ऑथ कह रहा हूँ, वज़ू में हूँ, हमें लग पता जाता था। हमारे पास कोई 1.5-2 करोड़ रुपया इकट्ठा करना हमारे लिए इस तरह था कि जैसे पता नहीं कोई क़यामत आ जाएगी। सर, सियासी मुखालिफ तो सारे हैं, किसकी तरफ आप बात कर रहे हैं? मैं तरीके इंसाफ की बात कर रहा हूँ, बड़ी खुली बात कर रहा हूँ। एक जो बहुत बड़ा अस्पताल है जिसके बारे में बात करना भी गुनाह समझा जाता है कि उसका ऑडिट नहीं हुआ पिछले 12-14 बरस से। उसकी फंड रेजिंग कैंपेन थी तो इस्लामपुरा में खान साहब तशरीफ़ लाए। मैंने अपनी मदर से उनकी सोने की चूड़ियाँ ली और शौक में, और मैं जाकर दे के आया। 9 बेड के फ्री इलाज के ऊपर अरबों खरबों रुपए चंदा दुनिया से इकट्ठा किया गया, वो कहाँ गया? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीहा एजाज। आज के पॉडकास्ट में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पंजाब के सूबाई वज़ीर बराए प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। प्रोग्राम में सर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज प्रोग्राम में, आज के पॉडकास्ट में हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम के हवाले से, पूरे स्ट्रक्चर के हवाले से, अद्वियात की अदम दस्तयाबी, मरीज़ों की शिकायत, हॉस्पिटल्स की जो हकीकत है, जो फैक्ट्स हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो इस्लाहात किए हैं, जो रिफॉर्म्स कर रही हैं हेल्थ सेक्टर से मुतल्लिक, वो तमाम बातें, और ख़ासकर ख्वाजा इमरान नज़ीर से मुतल्लिक जितने भी और उनके जो रिलेटेड सवालात हैं जो आवाम जानना चाहती है, आज उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे और खुलकर बात करेंगे। और पॉडकास्ट बेसवालात का सिलसिला शुरू करूं, ये पॉडकास्ट आज की नशिस्त ना किसी की तारीफ के लिए है, ना ही किसी की तनकीद के लिए, बल्कि जो आवाम के मसाइल हैं वो हल हो सके, उनका हमें मौसर जवाब मिल सके, इसलिए सर थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ी मशकूर हूँ कि आज प्रोग्राम में आपने टाइम निकाला। सबसे पहले हम जो सवालात हैं पाकिस्तान में हेल्थ से मुतालिक और उस पर जाऊँगी, लेकिन जो आपका सियासी करियर है, आपकी जो जर्नी है, उसके बारे में हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाह, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका शुक्रिया। आप लोग अपना एयर टाइम जो है वो दे रहे हैं और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बताने का मौका दे रहे हैं। बड़ी सिंपल सी जर्नी है जी। मेरा किसी सियासी ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आई वाज इन क्लास 6 जब मेरे वालिद की डेथ हुई थी। तो मैंने एक स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी है, और मेरा जो बचपन था वो जल्दी ख़त्म हो गया था, क्योंकि जब आपके सर पे वालिद नहीं होते तो शायद आप बचपन को एंजॉय नहीं कर पाते। और सियासत का मुझे बचपन से ही शौक़ था। ये बेसिकली ये एक कीड़ा होता है जो पैदाइशी होता है, मेरा ख़्याल है। जिसको शौक़ होता है बचपन से वही इस तरफ जाता है, और ये बड़ा मुश्किल रास्ता है। लोगों को लगता है कि बड़ा ये बेड ऑफ रोज़ेज़ है, ये बेड ऑफ रोज़ेज़ नहीं है। ये पुरख़तर रास्ता है, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है। ये आपको हर आने वाले दिन नया चैलेंज देता है। मुझे बचपन से ही जो है ना वो सियासत का बड़ा शौक़ था, और वो आपने अक्सर शायद कभी अखबारात वगैरह खबरनामे देखा करते थे? जी, ऑब्वियसली उन दिनों जब जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक़्त तो एक अखबार ही एक वाहिद ज़रिया था, और पीटीवी पे एक ही शाम को, खबरनामा जी। रात को एक खबरनामा आया करता था। तो आजकल वाला दौर तो नहीं है। आजकल तो हर सेकंड नई खबर है और हर सेकंड नया जहान है। उस वक़्त जहान ज़रा महदूद हुआ करता था, और अब पता नहीं अब आज के दौर में वो बच्चे कहाँ हैं। कि आपने शायद कभी ऑब्ज़र्व किया हो कि वो जो बच्चे गलियों में नारे लगाते फिरते हैं, तो मैं भी इस तरह का एक बच्चा था, और मुझे बचपन से शौक़ था गलियों में नारे तो लगाने आप तब का और किसको करने सपोर्ट का। करते थे जब आप मैं बच्चे थे? देखें, ये या वालिद हर साहब का जो हर दौर का एक औरा है। हाँ। आप जिसको देखते हैं और जिसको आपने देखा होता है, आप उसी की तरफ लग जाते हैं। उस वक़्त ज़िया-उल हक शहीद का दौर था, और ज़िया-उल हक के अलावा टीवी पे और कुछ नहीं होता था। तो मैं ज़िया-उल हक साहब का बड़ा डाई हार्ड फ़ैन था। मैं आपको बताऊँ कि जब उनकी असैसिनेशन हुई तो मैं 2-3 दिन जो है वो रोता रहा। तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि भाई तुम्हें क्या हो गया, खैर है, क्या मसला है? तो मुझे ये लगता था कि शायद ज़िया-उल हक नहीं है तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। जिस तरह आजकल कुछ लोगों की सोच है ना कि भाई फ़लाना शख्स नहीं है तो पता नहीं पाकिस्तान रहेगा नहीं रहेगा। हालाँकि पाकिस्तान था, है और रहेगा इंशाल्लाह। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेस पे बना है, और इसने इंशाल्लाह कहीं नहीं जाना। तो मैं सिर्फ़ आपको एक सोच बता रहा हूँ कि जब आपके दिमाग में 24 घंटे एक ही चीज़ डाली जाए तो फिर आपके दिमाग से वही निकलता है। और ये दुनिया का असूल है कि जो इनपुट डालते हैं वही आउटपुट निकलता है। तो मैंने अपनी जो है वो ज़िंदगी के तमाम मनाज़िल जो है वो अल्लाह के फज़ल से तय किए, और
मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन की और उसके बाद मुस्लिम लीग यूथ विंग का पार्ट बना, फिर बाकायदा मदर लीग ज्वाइन की और फिर शबाशी साहब ने जो है वो मेरी मुकम्मल सरपरस्ती की, मैं उनका तर्जुमान रहा। और मुस्लिम लीग पार्टी नून का से वाबस्तगी का आगाज कैसे हुआ? मुस्लिम लीग नून जिस दिन बनी थी, जिस पहले दिन मुस्लिम लीग नून की रजिस्ट्रेशन हुई थी, मैं उस दिन से मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ। और मैंने आपको कहा कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स का पार्ट रहा हूँ। यूथ मुस्लिम लीग नून के जो विंग्स हैं बेसिकली मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, उसके बाद मुस्लिम लीग नून यूथ विंग और फिर मुस्लिम लीग की मदर जमात। तो मैं हर स्टेप को क्रॉस करता स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे आया। और फिर पिछले 14 बरस से ये भी एक रिकॉर्ड है कि मुस्लिम लीग नून को अक्सर लोग तख्ते लाहौर का ताना देते हैं और लाहौर हमारा बेस है, हमारा हेडक्वार्टर है। इस शहर लाहौर का मैं पिछले 14 बरस से जो है वो शायद ज़्यादा हो गए हैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपने अभी कहा कि हर दौर का एक अपना एक ऑरा होता है, एक अपनी एक फील, एक अपनी फ़ज़ा होती है और इतने स्टूडेंट लाइफ से आपकी वाबस्तगी है सियासी शख्सियात के साथ और जमात के साथ। तो पीएमएलएन भी ऑब्वियसली जमात भी सियासत भी बड़ी इवॉल्व हुई है, बड़ी तब्दीली आई है। तो क्या फ़र्क आपने महसूस किया? आम इंसान उसकी तो एक अपनी राय है ही, पहले वाली पीएमएलएन और अब वाली। सियासत जो है वो गदली हो गई है। सॉरी टू से हमारे सियासत में नॉर्म्स हुआ करते थे किसी ज़माने में, मुखालिफ के साथ लड़ने के भी कुछ रूल्स ऑफ गेम्स हुआ करते थे। लेकिन अब ना तो कोई रूल्स हैं और ना ये गेम रही है। अब ये अजीब ही मुरब्बा सा बन गया है, चूं-चूं का मुरब्बा बन गया है। अब ना तो आप की कोई अखलाकियात रही हैं, ना कोई मैं समझता हूँ कि किसी की हम सियासत में ना किसी की इज़्ज़त महफूज़ है। और हमारा एक माइंडसेट बन गया कि जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट से एग्री नहीं करता वो गलत है, वो चोर है, वो बिल्कुल ही जहन्नुम में डालने के काबिल है। और जो आपके स्कूल ऑफ थॉट से एग्री करता है वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। ये मैं ओवरऑल एक सिचुएशन कह रहा हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टी को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस स्कूल ऑफ थॉट को जन्म दिया, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि उनको ठीक किया जाता। लेकिन उनको ठीक करने की वजह सभी उनकी तरह होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी की बात करें तो एक पार्टी का ये खासा रहा है कि वो मशहूर थे कि वो तूफान बदतमीजी में मास्टर है। आहिस्ता आहिस्ता खरबूजों को देख के खरबूजे रंग पड़ते जा रहे हैं। अब आप देखें कि हर पार्टी में हार्डलाइनर्स आ गए हैं। और एक वक्त होता था कि कहते कि जनाब अगर 1 लाख का जलसा हो गया तो बस हुकूमत वक्त के ऊपर प्रेशर आ गया और हुकूमत गई। आप समझते हैं खत्म हो गया आज आप 10 लाख का जलसा कर लें, किसी हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ट्विटर पे ट्रेंड बना दें, एक सोशल मीडिया पे आपका कोई ट्रेंड बन जाए, हुकूमत फिर बैन कर देती है सर। देखें ना, नहीं हुकूमतें, वो तो इंडिया वाला मामला हो गया। सोशल मीडिया के जरिए असर आ गई हैं, हुकूमतें ट्रेंड्स के जरिए असर आ गई हैं, पॉलिसीज ट्रेंड्स देख के बनाना शुरू हो गई अनफॉर्चुनेटली। और लोगों को ये पता ही नहीं है कि ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। ट्रेंड्स तो आप पेड करके भी बना सकते हैं। और हमारे सियासी मालफीन को ये बहुत जो है क्रेडिट हासिल है। मैं क्रेडिट इसलिए कह रहा हूँ कि तंज के तौर पे अभी उन्होंने बाकायदा कंपनीज हायर करके बिलियंस ऑफ रुपीस इसके अंदर इन्वेस्ट करके अपने ट्रेंड्स बनाए और लोगों को ये तासुर देने में कामयाब रहे कि शायद पूरी दुनिया ही उनके साथ हो गई है। और हमारे माशाल्लाह यहाँ आलम ये है सर जी, कैंपेन्स तो सारी जमातें ही करती होंगी, एक बजट खास मुख्तस होता है। मैं आपको बड़ी मैं समझ रही हूँ आपका इशारा किसकी तरफ है। मैंने सारी जिंदगी पीएमएलएन के अंदर गुजारी है। आज यानी उम्मीद यही है कि आखिरी सांस तक अपनी पार्टी में रहूंगा, गॉड नोज बेटर। लेकिन यकीन करें कि जो कहा जाता है ना कि भाई मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, पीएमएलएन के बारे में कि सालों से हुकूमत में है, पता नहीं क्या करते हैं। हमने जलसा करना होता था ना, मैं आपको ऑनौत कह रहा हूँ, वजू में हूँ, हमें लग पता जाता था। हमारे पास कोई 1.5-2 करोड़ रुपया इकट्ठा करना हमारे लिए इस तरह था कि जैसे पता नहीं कोई क़यामत आ जाएगी। लेकिन हमारे जो सियासी मुखालिफ हैं वो रोज जलसा करते थे। मैं बड़ा सोचा करता था कि यार ये इतने पैसे लगते हैं और उनके जलसों का स्टाइल भी और था कि जनाब लाइटिंग ये होनी चाहिए। मुखालिफ तो सारे हैं, किसकी तरफ आप? मैं तरीके साहब की बात कर रहा हूँ, बड़ी खुली बात कर रहा हूँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ करता था कि यार ये किस तरह कर लेते हैं। वो तो अब जाके समझ आई कि जब मैंने गूगल किया और देखा कि एक जो बहुत बड़ा अस्पताल है जिसके बारे में बात करना भी गुनाह समझा जाता है कि उसका ऑडिट नहीं हुआ पिछले 12-14 बरस से। और उसके ऑडिट के खिलाफ जिस शख्सियत ने स्टे लिया हुआ है वो शख्सियत वही कादावर शख्सियत है कि जिसको हैंडसम भी कहा जाता है, जिसके बारे में उम्मत मुस्लिम का लीडर भी कहा जाता है। कि वो आपको याद है वो एक शख्स थे जो लोगों से रसीदें मांगा करते थे, तो कहते रसीदा कटो। तो जब अपनी बारे में बात आई और अपने इदारे के बारे में सवाल आया कि इतना फंड इकट्ठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप माशाल्लाह आपने अपने बचपन से देखा होगा, मैंने भी अपने बचपन से देखा है
कि मुझे आज भी याद है कि जब शौकत खानम हॉस्पिटल बन रहा था ना, जी उसकी फंड रेजिंग कैंपेन थी, तो इस्लामपुरा में खान साहब तशरीफ़ लाए। मैंने अपनी मदर से उनकी सोने की चूड़ियाँ ली और शौक में, और मैं जाकर दे के आया, ठीक है। और इस तरह सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों माओं ने अपना ज़ेवर दिया था, सर, आप ठीक कह रहे है। हैं कि उसका मेरे 12-13 साल से लेट मी कंप्लीट ठीक माय है, जी सेंटेंस जी श्योर। कि सारी दुनिया से फंडिंग इकट्ठी हुई, 100 बेड का अस्पताल जो कि अब आके कोई 150 पौने 200 बेड का हुआ है, 100 बेड का अस्पताल जिसपे 10% इलाज फ्री है, जो 9 बेड बनते हैं, 9 बेड के फ्री इलाज के ऊपर अरबों खरबों रुपए चंदा दुनिया से इकट्ठा किया गया, वो कहाँ गया है, वो किधर लगा है? बाकी तमाम जो बेड्स हैं वो तो आप लोग पेड करके इलाज कराते हैं, और स्टेज 3 और 4 का इलाज भी नहीं होता। तो जब ये सवाल किया गया कि भाई ये पैसे कहाँ गए, ये फलानी रकम, इतनी रकम आई, गई कहाँ है, तो स्टे ले लिया गया।